और आज हम लोग लेटर मॉरियन पीरियड का पार्ट देखें। सर मॉरियन बात होगा 80। रहमान राजवन राजवंश वंश वंश हाँ बैक्टीरिया
देखिए, आपने आपने पढ़ा था कि मौर्य काल का अंत हुआ था तब 185 बीसी, और उस वक्त हुआ था जब अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति और अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता परिवर्तन कर दिया और जबरन सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आखिर कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण मौर्य वंश का अंत हुआ। उसके बारे में मैंने लिखाया था कि सबसे पहला कारण जो था वह कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी था। इसके बाद एक और कारण भी बना था, में ये मैंने लिखा था कि ब्राह्मणिकल सुपरमिस्ट का उत्थान हुआ। तो वही ब्राह्मणिकल सुपरमिस्ट का जो रिवाइवल हुआ, उत्थान हुआ, वही नए शासन को स्थापित करने के ये एक जोश और जज्बा पैदा किया। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों का राजवंश। हम लोग इसमें एक कम सवाल होता है, लेकिन लिंकअप चूंकि करना है हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ये तीनों सेक्शन को हम लोग जरूर देखेंगे। तो चलिए बाहर जाइए। ब्राह्मण राजवंश में हम लोग हेडिंग बनाइए इस तीनों का। ये तीन सेक्शन जो है क्या है, तीन सेक्शन में पहला सेक्शन क्या है, ब्राह्मण राजवंश। तो चलिए हेडिंग बनाइए ब्राह्मण राजवंश। ब्राह्मण राजवंश। ब्राह्मण राजवंश। ठीक है? ब्राह्मण राजवंश में सबसे पहले देखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखिएगा। इस क्रम में शुंग वंश मगध साम्राज्य का अंतिम शुंग वंश मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। मित्र शुंग मगध साम्राज्य का पहला ब्राह्मण शासक की राजधानी विदिशा उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए
अश्वमेध यज्ञ किया तथा ने राज्य की सीमा को दक्षिण भारत में फैलाने का प्रयास। इसमें दो पॉइंट हमने बहुत ही जरूरी वाला लिखा कि यह प्रथम राजवंश था। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग पहला ब्राह्मण शासक था। तीसरा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला यह पहला मगध का शासक था। इसके पहले किसी ने अश्वमेध यज्ञ मगध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं किया था। ठीक है, अब यह प्रयास किया दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया? विदिशा को बनाया। और ये बात मैंने बहुत पहले लिखा था कि मगध साम्राज्य की राजधानी में विदिशा का राजधानी जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म का दमन किया। इन्होंने कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर इसी में भोपाल का जो सांची का बौद्ध स्तूप था उसको भी इन्होंने मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया था। अग्निमित्र शुंग वंश का अन्य प्रभावशाली शासक थे। इसका वर्णन मालविका अग्निमित्र नामक नाटक में कालिदास ने किया है।
इसमें कितने बातें को हम लोग लिखा? एक नई बात है अग्निमित्र का और मालविका अग्निमित्र का लेखक कालिदास। एक और सवाल पूछा जाता है कि ये क्या है? तो ड्रामा है, ठीक है ना। अग्निमित्र शुंग वंश का अन्य प्रभावशाली शासक था। की खासियत क्या थी कि मालविका नाम की एक महिला है और वो भी वेश्या थी उस समय की, जिससे प्रेम प्रसंग की चर्चा अग्निमित्र से किया गया है इस किताब में, ठीक है ना। तो यहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शुंग वंश का, ठीक है ना, जिसमें पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र आता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, अगले पेज में हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। देवभूति इस वंश का अंतिम देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे वासुदेव कनब ने पराजित वासुदेव कनब ने पराजित कर हत्या कर दिया और शुंग वंश के स्थान पर कनव वंश की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि देवभूति इस वंश का अंतिम शासक हुआ और वासुदेवा कनब जो था इस वंश का अंत किया। वासुदेवा कनब इस वंश का अंत किया और उसके स्थान पर कौन सा वंश बनाया? कनब वंश। का मतलब है कि कनब वंश मगध साम्राज्य का दूसरा ब्राह्मण राजवंश, ठीक है। कनवा वंश यह मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश, हाँ दूसरा ब्राह्मण राजवंश था। यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि कौन सा दूसरा ब्राह्मण राजवंश, दूसरा ब्राह्मण राजवंश था, ठीक है। कनब वंश यह मगध साम्राज्य का दूसरा ब्राह्मण राजवंश था। इस वंश की स्थापना वासुदेव कनब ने किया। यह प्रभावहीन राजवंश था। अंतिम शासक शर्मा
सुशर्मा स्थानीय सामंत तिमुक के द्वारा पराजित कर हत्या कर दिया गया और उन्होंने नया राजवंश, क्या नाम था, सातवाहन वंश की स्थापना सातवाहन वंश की स्थापना की। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं तीसरा राजवंश ब्राह्मण राजवंश हुआ, कौन सा, सातवाहन। इसमें बहुत कुछ करना नहीं, सातवाहन में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि सातवाहन का समय जो है बहुत ही फेमस था, खास करके दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को लेकर के। यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, यह दूसरा ब्राह्मण राजवंश था। तीसरा है संस्थापक वासुदेवा कनब था, ठीक है। और अंतिम शासक सुशर्मा हुआ और स्थानीय शासक सामंत कौन, तिमुक ने इस सत्ता को समाप्त कर नया राजवंश बनाया। लगभग 4-5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनता है। उसके बाद आता है अंतिम ब्राह्मण वंश सातवाहन का। सातवाहन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सातवाहनों का राजधानी कहाँ था, क्योंकि इससे पहले हमने विदिशा राजधानी की बात कहा और वो किसका राजधानी था, शुंग का राजधानी था। लेकिन सातवाहनों का राजधानी विदिशा से ट्रांसफर करके प्रतिष्ठान रखा और बाद में प्रतिष्ठान से हो गया अमरावती, ठीक है। तो सातवाहनों का राजधानी कहाँ रहा, चलिए हम लोग कह रहे हो सातवाहन। यह सबसे शक्तिशाली ब्राह्मण राजवंश था। ब्राह्मण राजवंश था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान एवं अमरावती में स्थित सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा गया।
मान लो अभी हम कुछ बोले नहीं, क्यों कहा गया, लेकिन आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे क्यों कहा गया, तो आप क्या लॉजिकल बोलेंगे? आंध्र सातवाहन क्यों कहा गया इसको? सिंपल सी बात है, इसका जो प्रभाव था, ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, दक्कन का क्षेत्र था, इसलिए इसको इसको कहा गया आंध्र सातवाहन। सातवाहन शासक ईसा का ईसा के ईसा के सिक्कों सिक्का चलाने एवं ब्राह्मणों को भूमि दान देने के कारण प्रसिद्ध हुआ। सातवाहन शासकों ने अपने नाम में माता के नामों को जोड़ा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है। इस सातवाहन शासक के नामों में अपनी माता को नाम को प्रमोट किया, अर्थात महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक रहा। उन्होंने कहा जाता है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। रहा, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर एक साथ दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत को संगठित कर शासन किया। तो सातवाहन शासक अपने 2-3 कामों के लिए प्रसिद्ध हुआ, जैसे इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया और ब्राह्मणों को के काम के बदले लैंड ग्रांट के रूप में भूमि दान का प्रचलन किया। को आंध्र सातवाहन कहा गया और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान और अमरावती थी। ये सब प्रमुख था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला मगध का दूसरा राजवंश था। पहला शासक हुआ कौन? पहला शासक कौन हुआ? पहला शासक हुआ शुंग वंश का, दूसरा हुआ सातवाहन वंश का। पहला शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग और दूसरा शासक हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये गौतमी
इनकी माता का नाम था और शतकर्णी वास्तव में का नाम था। दक्षिण, इसकी खासियत क्या थी? एक साथ दक्षिण भारत और उत्तर भारत में यूनाइटेड रूप से शासन किया। कभी कभी क्या होता है, अर्थात यह किंगडम बनाया। कह सकते हैं कि जैसा शासन ब्रिटेन में हो, अगर वैसा ही शासन भारत में हो, ठीक है, तो वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन होने के बावजूद राजनीतिक रूप से समर्थवान बनाया इन्होंने अपने साम्राज्य को। आज तक ज्यादातर सवाल, इसी 3 सवाल पूछा जाता है सातवाहन से। पहला सवाल है सीसा का सिक्का किसने चलाया, दूसरा है कि ब्राह्मणों का भूमि दान देने का परंपरा किसने चलाया, और तीसरा है कि राजधानी कहाँ थी। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही फेमस है इस सातवाहन वंश के शासकों का। जब सातवाहन वंश शासन कर रहा था, इसका मगध साम्राज्य से विभाजन हो गया और इसका ज्यादा शक्ति क्षेत्र जो था वह दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हुआ। इसके कारण उत्तर भारत शक्तिहीन हो गया और उसी उत्तर भारत में शक्तिहीन होने के कारण इसका फायदा उठाया विदेशी, और उन विदेशियों में पश्चिमी चीन का एक यूची कबीला का जनजाति था जो कुषाण के नाम से जाना गया। वह मगध की ओर अपना प्रभाव बढ़ाने लगा और उपेक्षित मगध पर के अधिकांश भागों को कुषाणों ने कब्जा कर लिया। उस समय में कुषाण का पश्चिमी उत्तर एशिया में, अर्थात कह सकते हैं कि पूर्वी एशिया में बहुत दबदबा था, और उनका इतना दबदबा था कि उसका साम्राज्य पूरे बैक्टीरिया तक फैला हुआ था। यूरोप के, ठीक है, सीमा तक इसका साम्राज्य फैल चुका है और उसको दमन करने का श्रेय किसी को भी भारतीय शासक को नहीं था। खास करके कुषाण इस साम्राज्य को काफी आगे बढ़ाया और कहा जाता है कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का अपना प्रभाव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। कनिष्क का अब हम लोग वर्णन करेंगे। कनिष्क, यहां से अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। दूसरा है कि कनिष्क कुषाण वंश का होने के कारण, क्योंकि कुषाण पश्चिमी चीन से भारत आया था, इसीलिए क्या कनिष्क को भारत का शासक माना जाएगा? भारत का शासक यह था क्योंकि इन्होंने भारत की संस्कृति को अपना लिया। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान टर्कियन थे, फिर भी वह भारत का माना गया। मुगल ईरानी था, टर्कियन था, फिर भी वह भारत का शासक माना गया। आखिर क्या कारण था? इसका कारण था यहाँ के जो संसाधन थे उसका इस्तेमाल वह यहीं पर किया। यहाँ के ही सिस्टम को वह अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज जरूर किया, लेकिन इसके सामर्थ्य को, इसके संसाधन को, इसके इफिशिएंसी को वह यहीं के लिए यूज। जबकि यूरोपियन ट्रेड कंपनी जब यहाँ आया, यूरोपियन ट्रेड कंपनी अपने आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के बाद जब राजनीतिक संपन्नता पर अधिकार किया, राजनीतिक एकाधिकारी कर लिया, राजनीतिक रूप से अपना नियंत्रण कर लिया, यहाँ के संसाधनों का दोहन किया उन्होंने, यहाँ के सिस्टम का, यहाँ के व्यवस्था का वह अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूज किया। इसलिए उसे कभी भी भारतीय नहीं माना गया और इसके कारण यह हुआ, इसके कारण भारत में ब्रिटिश या यूरोपियन शासन के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। वैसे भारत में सदियों से विदेशियों ने शासन किया, लेकिन कभी भी वैसा राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हुआ जैसा यूरोपियन के समय में हुआ था। का मूल कारण था यूरोपियन यहाँ के संसाधनों का
अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यूज किया, जबकि अन्य विदेशी जो थे यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल यहीं की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए किया। कुषाण, कनिष्क, यह कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुषाण पश्चिमी चीन से भारत आया था। यह सूची जनजाति से संबंधित था। इस वंश की स्थापना कुजल कड़फिसस ने किया था। के बाद कड़फिसस कुषाण वंश का शासक बना। (78 AD में भीमगढ़ स्थापना कुजल कड़फिसस ने किया। इस वंश की स्थापना कुजल कड़फिसस ने किया। इसके बाद भीमगढ़ कुषाण वंश का शासक बना। 78 AD में भीमगढ़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कनिष्क कुषाण वंश का शासक। तो आ गया, हम लोग आ गए किसके ऊपर? कनिष्क के ऊपर। वैसे शुरुआत किया कनिष्क से ही, लेकिन कनिष्क और कनिष्क के बीच में कई बात सामने आया। अर्थात यह किस वंश का था? कुषाण वंश का। यह कहाँ से आया था? पश्चिमी चीन से आया था। यह किस जाति से संबंधित था? यूची जनजाति से संबंधित। इसके संस्थापक कौन थे? कुजल कड़फिसस थे। ठीक है। कुजल कड़फिसस के बाद कौन शासक बना? भीमगढ़ बना। और भीमगढ़ का ही पुत्र और उत्तराधिकारी कनिष्क था, जो कब शासक बना? 78। जब 78 में अपना वह राज्याभिषेक किया, इस अवसर पर उन्होंने एक व्यवस्था चलाया, और वो व्यवस्था था एक नया युग का। और वो नया युग कौन सा बना? शक युग बना। शक संवत चलाया। ठीक है। इस पॉइंट को मैं इसी लाइन में लिखना पसंद करूंगा। कनिष्क अपने राज्याभिषेक के
राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर सप्त संवत चलाया, शक संवत चलाया। जो 78 एडी में प्रारंभ, 78 एडी में शुरू किया गया। इसे इसे वर्तमान में भारत सरकार ने अपने सरकारी संवत के रूप में अपनाते हैं। संवत मतलब यहाँ पर वर्ष हुआ, ये वर्ष के रूप में, शक वर्ष, विक्रम संवत, शक संवत, ये दोनों अपनाया जाता है। यहाँ पर संवत का मतलब क्या हुआ? वर्ष हुआ। अब कनिष्क की उपलब्धि आती है। कनिष्क की उपलब्धि क्या था? बहुत ही फेमस शासक हुआ। एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पर, तब आगे बढ़ेंगे। कनिष्क के काल में कुषाण वंश का साम्राज्य पूर्वी एशिया पूर्वी एशिया नहीं होगा बल्कि पश्चिमी एशिया होगा। पूर्वी एशिया तो जापान हो जाएगा ना। पश्चिमी एशिया से भारत में मगध सीमा तक फैला हुआ था। यह लगभग 122 एडी तक शासन किया। इसका शासनकाल 78 एडी से लेकर के कितना ईस्वी तक? 122। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है कि कनिष्क का शासनकाल ईयर न दे करके सेंचुरी रहता है, तो सेंचुरी में क्या क्या हो जाएगा? पहली से दूसरी सेंचुरी, पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ, क्योंकि का शासनकाल यहाँ जो लिखे हैं, प्रथम
शताब्दी, ठीक है, क्योंकि 78 से 122 एडी आ जाता। 78 हो गया पहली शताब्दी, नहीं, और ये हो गया दूसरी शताब्दी, नहीं हुआ, 122 एडी है, कौन सी सेंचुरी हुआ, सेकेंड, और 78 हो गया पहली का, तो पहली से दूसरी शताब्दी के बीच इसका माना जाता है। वैसे काफी विवाद है, अलग अलग विद्वानों ने शक संवत की ईयर का और कनिष्क के शासनकाल का बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेक्टेशन है, एक जैसा विचार नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड अगर किया जाए उसमें सबसे ज्यादा मान्य जो है वह यही है। आगे बढ़े तो कनिष्क का अब हम लोग कुछ महत्व देखेंगे, कनिष्क का इंपॉर्टेंस ही देखेंगे। कनिष्क आखिर क्या कुछ किया। कनिष्क के शासन काल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कनिष्क रेन या कनिष्क पीरियड। पहला ये हुआ कि पहली बार लंबे समय के बाद एक यूनाइटेड इंडिया जिसको कह सकते हैं वो देखने को मिला। इन्होंने भरसक प्रयास किया मगध की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यह एक योग्य शासक के साथ साथ एक कला और संस्कृति के उपासक भी थे, साहित्य के उपासक थे, विज्ञान के उपासक थे। बौद्ध धर्म को इन्होंने काफी प्रमोट किया। इन्होंने बौद्ध धर्म का चौथे संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित करवाया, जहां इन्होंने इस विचार को रखा, उस विचार के कारण बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक संप्रदाय में विभाजित हो गया। यह महायान शाखा के प्रबल समर्थक थे, अर्थात इन्हीं के प्रयास से भारत से के अलावे चाइना में बौद्ध धर्म का बखूबी प्रसार हुआ। कनिष्क के शासनकाल की दो और क्षेत्रों में काफी उपलब्धि था। पहला क्षेत्र था साहित्य के काल में और संस्कृति के काल में, क्योंकि इसके दरबार में 9 अलग अलग प्रतिभाओं के विद्वान रहते थे और उनमें बौद्ध आचार्य वसुमित्र, अश्वघोष भी थे। इसके अलावे भौतिक या प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसे भारत का आइंस्टीन कहा गया वो थे नागार्जुन, वो भी रहा करते थे। चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े चिकित्सक, इसका नाम था चरक, वो भी रहा करते थे। कहा जाता है चरक ने चरक संहिता की रचना की और उस चरक संहिता संसार के मेडिकल साइंस में सर्जरी में एक नया क्रांति लाया था, क्योंकि किसी भी तरह का अगर सर्जरी होता था उसका जन्मदाता माना जाता है इसको चरक को। एक सवाल पूछा जाता है कि चरक किस युग में हुए थे, चरक किसका समकालिक थे? कनिष्क का था। अगर कनिष्क नहीं है तो कनिष्क का जो शासनकाल है प्रथम से दूसरी शताब्दी ईस्वी को देखा जाता है। चरक का संबंध किस क्षेत्र से था? चरक का संबंध किस क्षेत्र से? औषधि से था, ठीक है ना, औषधि आयुर्वेद से था। उन्होंने शल्य चिकित्सा का क्रिएशन किया। नागार्जुन
का श्रेय जाता है सापेक्षवाद के सिद्धांत को देने का, और इसीलिए से भारत का आइंस्टीन कहा गया। उन्होंने मिलिंद पन्हो नामक एक किताब लिखा था, जिसमें उन्होंने एक यवन शासक था मेनांडर, उसी से बौद्ध धर्म के संबंध में जो परिचर्चा किए थे उसी का डिस्कशन उसमें। अश्घोष बुद्ध चरित्र की रचना की, और वसुमित्र विश्व स्तर पर बौद्ध साहित्य से संबंधित एक ऐसा किताब लिखा जिसको कहा जाता है महाविभास सूत्र। बौद्ध साहित्य का शब्दकोश कहा जाता है। कनिष्क के काल में एक और क्षेत्र में उपलब्धि हुआ, और वो क्षेत्र था मूर्ति कला। कनिष्क ने जिस मूर्ति कला को प्रमोट किया वह वास्तव में यूनानी और भारतीयों का मिक्स था, इसलिए उसे गंधार कला कहा गया। गंधार कला में बनाए गए मूर्तियां बहुत ही आकर्षक और एट्रैक्टिव होते थे, क्योंकि उसका सुंदर और सुडौल शरीर और शरीर से चिपके हुए वस्त्र काले पत्थरों से बनाया हुआ उनकी खासियत थी। मूर्ति कला में एक और कला का स्टाइल उन्होंने डेवलप करवाया, और वो था मथुरा कला। ठीक है, तो मथुरा और गंधार कला मूर्ति कला का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि था। मूर्ति कला में इस गंधार कला को यूनानी कला भी कहा जाता है। कनिष्क के शासन काल में एक और क्षेत्र का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, वो था प्रशासनिक और सिक्का प्रणाली। कनिष्क पहला भारतीय शासक था या भारत के शासक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, और उन सिक्कों की खासियत ये थी कि उन सिक्कों पर उन्होंने नए नए इमेज खुदवाया। उस इमेज में लॉर्ड बुद्धा का बैठे हुए, खड़े हुए, पदासन पर उससे संबंधित अलग अलग इमेज को पर दर्ज करवाया। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि कौन से शासक, भारतीय शासक शुद्ध सोने का या पहली बार सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया? वो कौन था? कनिष्क। लेकिन भारत में सोने का सिक्का जारी करने का पहला श्रेय कनिष्क को नहीं जाता है, वह यवन शासक मेनांडर को जाता है, जो इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक शासक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कनिष्क के शासन का काल का महत्व ये हम लोग अगले दिन करेंगे, क्योंकि 5 मिनट बचा है और हो नहीं पाएगा। तब तक हम चाहते हैं कि कुछ आज हम लोग जो 4 टॉपिक पढ़े उस पर क्वेश्चन रिमाइंड करते हैं, देखते हैं कि आपके रिमाइंड में आए कि नहीं। ठीक है, जैसे कि पहला ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश। ठीक है, पहला ब्राह्मण राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग किस वंश के अंतिम शासक को पराजित करके मार दिया? किस वंश के? मौर्य वंश। तीसरा क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसे पराजित कर हत्या कर दिया और फिर शुंग वंश की स्थापना? नहीं नहीं, देव बृहदर्थ, है ना, अंतिम शासक था ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे बल्कि घुमा फिरा कर पूछे, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग के विजय का मूल कारण क्या था? सोचिए, लिखा नहीं है लेकिन आप उसी से लॉजिक निकाल सकते। मूल कारण क्या था इसके साम्राज्य के विजय का?
पहला कारण था, ठीक है ना, कि अशोक के धम्म नीति के माध्यम से जो उत्तरवर्ती मौर्य शासक शासन कर रहा था उसमें बहुत ही जटिलता आ गई थी, गतिहीनता आ गई थी। नहीं, दूसरा यूनान का मगध की तरफ बढ़ता हुआ प्रभाव, और तीसरा था कि बृहदर्थ जो अंतिम शासक था उसमें शासन की योग्यता का अभाव। और यही चीज तो आरोपित भी किया ना, उसे शासन का योग नहीं है, वह राजद्रोही है, तो वह शासन का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उसको मार दिया। मैंने जनता को बताया मारने का कारण क्या था, हाथी से कुचल के मार दिया इसलिए क्योंकि आरोप लगाया कि यह राजद्रोही है, राज्य की रक्षा करने के योग्य नहीं है। एक तरफ से यूनानी बढ़ रहा है और ये अपनी सेना को आदेश भी नहीं दे रहा है युद्ध करने के लिए। शुंग वंश का वह कौन सा शासक था जिसका वर्णन कालिदास ने किया है? शुंग वंश का, उस पर किताब लिखा है न ब्रदर, अग्निमित्रम, अग्निवीर नहीं, अग्निमित्रम। किताब का क्या नाम है? कर्नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मैंने कहा कि मालविका एक गणिका थी और उससे प्रेम प्रसंग में उन्होंने उनसे विवाह किया, और यही मालविका बाद में, ठीक है ना, गुप्त काल में भी परिस्थिति को जन्म दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बोलिए कि शुंग वंश का राजधानी कहाँ था? विदिशा था। किस वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य के अंतर्गत पहली बार सीसा का सिक्का चलाया? सातवाहन शासक। मगध साम्राज्य में पहला राजवंश कौन था जिन्होंने, या शासक कौन था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने ही किया। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है? विस्तार के लिए किया जाता है। अंतिम शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। नहीं, सुशर्मा किस वंश का अंतिम शासक था? सातवाहन वंश का नहीं, वासुदेवा कनब का वंश, कनब वंश का था, ठीक है ना। चलिए, इस ब्राह्मण शासकों ने बौद्ध धर्म का दमन किया? इस ब्राह्मण शासक ने बौद्ध धर्म का दमन किया, यही पहला ब्राह्मण शासक शुंग वंश। और पुष्यमित्र शुंग नहीं, क्योंकि मौर्य वंश के शासकों ने तो ब्राह्मणों का दमन किया था, तो बौद्ध का दमन करके बदला लिया, है ना। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण। कुषाण किस जनजाति से संबंधित था? यूची जनजाति। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कटफिसर। कनिष्क, ठीक है ना, जब शासक बना तो उसके हम अभी मौखिक बताए हैं, दो क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि बताई है कनिष्क का, अभी मौखिक लिखा ही नहीं है। पहला, पश्चिमी एशिया में वो साम्राज्य फैलाया, ठीक है, लेकिन विशेष उपलब्धि पहली बार उन्होंने ऐसा किया, सोने का शुद्ध शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, उस पर इमेज डलवाया। साहित्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धि था कि उनके दरबार में कई विद्वान रहते, जिसमें एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, चरक था। मूर्ति कला में किस कला को डेवलप किया? गंधार कला और मथुरा कला। उसकी खासियत क्या थी? काले पत्थरों से बना हुआ मूर्तियां, जिसमें मूर्तियों के शरीर पर बस चिपका हुआ रहता था। आज भी देखिएगा कहीं कहीं जो गंधार शैली का जो बना हुआ मूर्ति है। चलो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग आगे